हेलो गुड इवनिंग। तो देखिए दोस्तों, रिटेल बैंकिंग में हम लोग वन बाय वन टॉपिक को वर्ड टू वर्ड रीड कर रहे थे, जिससे कि हमारा जो एक जनरल नॉलेज है अबाउट रिटेल बैंकिंग वो तो एवरेज रहेगी। लेकिन ऐसे वो कौन से 10 क्वेश्चंस हैं या 20 क्वेश्चंस हैं जो आपको आज से पहले नहीं पता थे, और वो किसी भी तरह एग्जाम में आते हैं तो आप पहले तो ये ट्राई करेंगे कि 100% ठीक हो जाए। बाई चांस 100% ठीक भी नहीं होता तो 80% का एक सक्सेस रेशियो उसमें मिल जाएगा। तो आपको ये रिटेल में जिनको 60 मार्क्स चाहिए वहाँ तक, या जिनको केवल 50 चाहिए, तो दोनों में से ही कुछ ऑप्शंस जिसको चाहिए, या जिसके एबीएम बीएफए में 51 50 प्लस आए हैं तो उनको 45 चाहिए। तो किसी भी तरह आपका ये स्कोर कंप्लीट हो जाए और केवल एक पेपर निकालना या पूरा सीआईबी निकालना, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। तो इसी सीरीज में आज हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4, कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो ये यूनिट नंबर जो 4 है, बेसिकली ये यूनिट एक कस्टमर के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखती है, उसकी नीड क्या है उसको देखती है। उसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं जो साइकोलॉजिकल थ्योरी बेस्ड हैं बेसिकली। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर को क्या चाहिए, उसके लिए जो मैस्लो की थ्योरी है एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, तो मैस्लो की थ्योरी से इसको कनेक्ट किया गया है कि मैस्लो की थ्योरी ऑफ हायरकी, वो थ्योरी ऑफ हायरकी ऑफ नीड वाली जो थ्योरी है, उस थ्योरी से लेकर के उसका और कस्टमर का रिलेशन हो किया है। और इसमें कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट सर्विस क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी, तो ये तीन बेसिक इसके चैप्टर के पार्ट हैं। ऑब्जेक्टिव में रिटेल प्रोडक्ट का ओवरव्यू, अप्रूवल प्रोसेस फॉर रिटेल बैंक, सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर। अब यहाँ पे आ गया मैस्लो का थ्योरी, कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट सर्विस क्वालिटी, कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फेक्शन लेवल, कस्टमर रिक्वायरमेंट फॉर फ्रॉम बैंक्स। तो रिटेल प्रोडक्ट ओवरव्यू हम लोग पहले कर चुके हैं, इसमें बिल्कुल हम टाइम नहीं लगाएंगे। अप्रूवल प्रोसेस में थोड़ी कुछ बातें आपको देखनी पड़ेंगी। तो अप्रूवल प्रोसेस अलग अलग, जैसे हम लोगों ने बात कही थी कि प्रोसेस को री इंजीनियरिंग करने की, नए नए सेल्स बन गए हैं। अब उसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि एक तो है केवाईसी, दूसरा ऑफ द ईज ऑफ डिलीवरी एंड सैंक्शन, अनस्क्रप्लस कस्टमर्स कैन टेक एडवांटेज। तो अगर आप नॉर्म्स को लूज करते हैं या लिबरल करते हैं, तो उसमें वो कस्टमर जो वेट कर रहे होते हैं इन चीज़ों का, लूप होल निकाल के कुछ ऐसा आपसे काम करवा सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। बैंक हैज टू बी केयरफुल ड्यू डिलीजेंस। तो आपने देखा होगा कि बैंक को कभी भी ड्यू डिलीजेंस अगर फॉल्ट होता है तो बैंक वहां पर अपने अपने जो अ, अपना प्रेजेंट करना है उसमें फेल हो जाता है, अपने पॉइंट जो रखता है उसमें। ठीक है, केवाईसी शुड नॉट बी डन बाय थर्ड पार्टी एजेंट। तो यहाँ पर ये भी हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम आउटसोर्सिंग हाफ या फुल वाली पढ़ रहे थे, तो उसमें एक पॉइंट आया था कि केवाईसी जो है आउटसोर्सिंग से नहीं होगी। केवाईसी शुड नॉट बी रिलैक्स्ड। ऑल्सो वेयर एवर देयर इज डिस्प्यूट एनी सस्पिशन अबाउट डिटेल, बैंक शुड टेक एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई द डिटेल। कोई डॉक्यूमेंट आया, आपको सस्पेक्टेड लग रहा है, तो उसमें एक्स्ट्रा केयर लीजिए आप उसमें। ठीक है, तो ड्यू डिलीजेंस की जहां बात आ रही थी, इसमें देखिएगा, वेयर इन एप्लीकेशन डिटेल्स आर थॉरोली वेरीफाइड। In the case of housing loan for construction, the bank would like to know property developer has a market standing, is prompt in delivery। मतलब मीन्स अगर आप किसी को हाउसिंग लोन दे रहे हैं और वो किसी बिल्डर से परचेज कर रहा है, तो उस केस में कंप्लीट रिसर्च आपकी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसका डेवलपर का पास रिकॉर्ड क्या है। अगर आपने वो नहीं किया, इट मीन्स आपने ड्यू डिलीजेंस नहीं किया। जैसे अगर आप कार लोन दे रहे हैं, सपोज कीजिए, जब आप कार लोन दे रहे हैं तो ड्यू डिलीजेंस में क्या है कि सबसे पहली बात है कि जो कोटेशन है उसमें ऐसा
प्राइस नहीं हो, जैसे सपोज कीजिए स्विफ्ट 7-8 लाख की आती है, अब उसमें 15 लाख लिखा हुआ है, तो ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होने चाहिए। और जब आप उसका ड्राफ्ट बनाएंगे तो ड्राफ्ट डीलर के नाम हो, वहां से इनवॉइस आए, तो ये सब ड्यू डिलीजेंस के पार्ट है। बैंक शुड ऑल्सो वेरीफाई वेदर द प्रोजेक्ट हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड विद द रेरा। अब रेरा क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, तो इसको शॉर्ट में जो है रेरा बोल देते हैं। ये जब से आया है रेरा का एक्ट, इन्होंने जो है बिल्डर्स के लिए कुछ नॉर्म्स बनाए, ठीक है। बैंक्स ऑल्सो प्री अप्रूव सम प्रॉपर्टीज, पहले से ही वो रिसर्च के सर्च करके, एडवोकेट की रिपोर्ट लेके, टेक्निकल रिपोर्ट लेके पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। तो उस प्रोजेक्ट में अगर कोई फाइनेंस कराने जाएगा तो वो पार्ट उसका पहले से हो रखा है। इन केस ऑफ व्हीकल लोन इनवॉइस इज कलेक्टेड, जो मैंने भी बताया था आपको। इन केस ऑफ एजुकेशन लोन है एडमिशन फी और उसका जो रिजल्ट है वो वेरीफाई करना। ये सारे जो पार्ट हैं ये ड्यू डिलीजेंस के पार्ट है। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर जो फिल फर्निश करता है, ऑथेंटिक होने चाहिए, और एप्लीकेंट जो है लोन के लिए क्वालिफाई करना। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। क्या है ये? बेसिकली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट की बात आ रही है इसमें, कि कैसे हम लोग उसको क्या क्या प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं एक प्रोडक्ट को देने में उसे, ठीक है। केवाईसी वेरिफिकेशन, पैन आईटी रिटर्न, क्रेडिट रिपोर्ट, अभी सिबिल की बात आ गई यहाँ पे, इसके बारे में भी चैप्टर है आपका। हाउस की विजिट करना कि भाई वहाँ रहता है या नहीं रहता है। टेलीफोन वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। टाइटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, हाउसिंग लोन के केस में। वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय ए बैंक अपॉइंटेड वैल्यूअर, अप्रूव्ड वैल्यूअर से होनी चाहिए। वेटिंग ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बाय द बैंक लीगल, और इसकी जो चेकिंग है डॉक्यूमेंट की वो लीगल एडवाइजर से करनी। अब ड्यू डिलीजेंस में देखो, जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं पूरे, क्वांटम ऑफ लोन है, रिसर्च, वो सर्च पेपर है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो ये हम बात कर रहे थे कि कोई भी जो लोन प्रोडक्ट होता है, अप्रूवल प्रोसेस होता है, तो उसमें ड्यू डिलीजेंस की बात आई थी। ड्यू डिलीजेंस में सारे पार्ट बता दिए। अब आते हैं क्वांटम ऑफ लोन। तो अप्रूवल प्रोसेस में क्वांटम ऑफ लोन है। इसमें क्या है कि आपके बैंक के जो नॉर्म्स हैं, बैंकों के नॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, और ये जितने भी अप्रूवल्स के अमाउंट होते हैं मोस्टली वो आपके ईएमआई और एनएमआई रेशियो से होते हैं, ठीक है। या एनएमआई इंटू 24 या 36 या 60, कोई भी रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं। और बेसिकली इसके पीछे कोर कॉन्सेप्ट क्या है? इनकम बेस्ड होते हैं। तो जो उसकी इनकम है, इनकम के बेस पे ही उसके जो क्वांटम ऑफ लोन की डिसाइडिंग फैक्टर निकल के आता है, ठीक है। और इसमें मार्जिन, एक पॉइंट आता है मार्जिन। तो इसमें हमने 3-4 देखो आपको बताएं। और के बाद सबसे बड़ी बात एक और होती है, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और व्हीकल। तो ये सारे पॉइंट्सों को जब आप प्रॉपर वो करेंगे तभी आपको ये पता लगेगा कि कितना आप फाइनेंस कर सकते हैं। रिपेमेंट पीरियड की बात आती है तो 3 to 30 ईयर, मैक्सिमम 30 ईयर आजकल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब यहाँ पर एक कुछ पॉइंट आए हैं चार्जेस से रिलेटेड। तो इन चार्जेस में क्या है? बैंक एंड लेवी प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, मॉर्गेज चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर इंसिडेंटल चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, रिन्यूअल। तो ये जो ऑल टाइप के चार्जेस हैं, ये भी आपको जब आप प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो ये भी उसी का पार्ट होता है। ये आपको ये सारे चार्जेस भी उससे कस्टमर से रिकवर कर लेने, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जब हम कोई प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं या प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें चार्जेस लेना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब देखो, जो इस टॉपिक का नाम था कस्टमर रिक्वायरमेंट, अब हम वहां पर आते हैं। कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर आर द की एट्रीब्यूट्स ऑफ रिटेल बैंक। तो रिटेल बैंक विदाउट कस्टमर जो है
नहीं सरवाइव कर सकता। डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट नीड्स फॉर फाइनेंशियल सर्विस। बैंक डेवलप देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड्स। तो जब हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे तो हम उसमें देखा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, अगर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर गए तो ही आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। कस्टमर सेगमेंटेशन is important for retail banking to be successful. Appropriate customer segmentation will help bank to pitch the right product on the right customer. ठीक है। अब इसमें इस सेगमेंट की बात आई, कस्टमर सेगमेंट से understand the customer segment first before discussing about their requirement. Broadly customer are segmented based on their income level. तो जब हम फर्स्ट या सेकंड यूनिट में पढ़ रहे थे तो हमने उसमें एक था हमारा इंडिविजुअल था, HNI था। तो हमें क्या है, कस्टमर को सेगमेंटाइज करना। कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट तो हम लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम रिटेल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कॉर्पोरेट नहीं ले रहे। ठीक है। तो इनकम लेवल से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं इंडिविजुअल है या HNI है। अब इसमें थोड़ा सा एक कैटेगराइजेशन दिया, इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बेस्ड ऑन दिस सेगमेंटेशन एंड टारगेट द रेलिवेंट सेगमेंट फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन ऑफ बिजनेस। द बेसिक सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन देयर इनकम। और अगर मैं कहूं एक्टिविटी के हिसाब से, बेस्ड ऑन एक्टिविटी कस्टमर सेगमेंटेशन कितने टाइप का होता है? कोई आंसर कर पाएगा? बेस्ड ऑन एक्टिविटी आप लोग कुछ आंसर नहीं देते हैं। बेस्ड ऑन एक्टिविटी हमने बहुत बार, कई बार बता रखा है। पी सेगमेंट पर्सनल, एग्रीकल्चर, बिजनेस, और बिजनेस के बाद C&I। तो एक्टिविटी बेस पर ये है और इनकम बेस पर ये है। तो इसमें इनकम बेस में क्या है, बेस में क्या है, इनकम लेवल 2 to 10 लाख। अब ये 2 to 10 लाख क्या है? पर एनम है, सॉरी, 2 to 10 लाख को मास मार्केट, और इसको हम पर एनम यहां लिख देते हैं। ठीक है। और 10 to 50 में मास एफ्लुएंट, 50 to 400 लाख में सुपर एफ्लुएंट, और 4 लाख से 40 लाख हाई नेटवर्थ, और 40 लाख से 1 करोड़ 20 लाख सुपर HNW, और एबव 12 करोड़ से अबव जो है वो अल्ट्रा HNW, और HNW का हाई नेट वर्थ। ठीक है। तो ये आप एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि किस कैटेगरी में लोग आते हैं। तो पहला है मास मार्केट, सबसे ज्यादा लोग हैं। मास एफ्लुएंट हो गया, सुपर एफ्लुएंट हो गया, HNW हुआ, और आपका सुपर HNW और अल्ट्रा HNW। तो इनकम के बेस पर है। The fundamental assumptions about customers for building retail banking product and service are briefly examined। तो अब यहाँ पर जो कस्टमर की एजम्पन्स है, फंडामेंटल एजम्पन्स अबाउट कस्टमर के बारे में जो फंडामेंटल एजम्पन्स आपने बना रखी हैं फॉर बिल्डिंग रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट आर सर्विस, तो कौन कौन सी हैं? पहला फंडामेंटल क्या है? कस्टमर्स आर डिफरेंट, नीड ऑफ द कस्टमर आर डिफरेंट, ईच कस्टमर विल हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ नीड of for financial service. The requirement of customer for financial service will be unique. Customer can be broadly grouped together based on their need pyramid। अब नीड पिरामिड में जो हमारा इसका मैस्लो का हायरार्की है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है। कस्टमर कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर बेस्ड ऑन देयर इनकम, एज, ज्योग्राफी, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन, जेंडर एंड फैमिली साइज। तो आप कस्टमर को ग्रुप बना के भी उनकी नीड वो कर सकते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विस कैन बी डेवलप फॉर ए सिंगल और ए कॉम्बिनेशन ऑफ अबव एलिमेंट टू सेटिस्फाई द मोस्ट। तो ये जितने अबव ऊपर आपने पॉइंट्स दिए, तो इन
को या तो सिंगली आप कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे या कंबाइन करके आप डिजाइन करेंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विस कैन बी स्ट्रक्चर और नीच बेसिस। अब नीच बेसिस में क्या था, एक स्पेशल क्लास जो आपका पूरे उस प्रोडक्ट का निच बोलते हैं इसको, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट सरवाइव कर रहा है। तो उसमें बोला प्रोडक्ट सर्विस कैन बी स्ट्रक्चर्ड ऑन ए निच बेसिस विद इन वन और एनी ऑफ द एलिमेंट। इस पैराग्राफ में कुछ स्पेशल नहीं है, यहाँ पे केवल ये बोल रहे हैं कि इन जनरल कैन बी रिलेटेड विद द नीड ऑफ हायरार्की ऑफ द अब्राहम मैस्लो। अब यहाँ पर उनकी मैस्लो की थ्योरी आ गई है। देखो आपने उसका जो बेसिक 5 स्ट्रक्चर हैं वो तो आपने सुना होगा। अभी हम बिना आपको फिगर दिखाए बताना चाहते हैं क्या होती है। सबसे पहली क्या होती है, आप लोग आंसर करना। साइकोलॉजिकल नहीं बोलते, फिजियोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बॉडी के लिए। फिर क्या है, सेफ्टी। देन क्या है, सोशल। और फिर एस्टीम और एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो हमारी इतनी हायरार्की है, लेकिन उसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट में कैसे ट्रांसफर किया हुआ ये हमें देखना है। ठीक है, इन दिस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन had stated that people are motivated to achieve the certain needs. Which one need is fulfilled, a person seeks to fulfill to the next one and so on. अब मुझे एक चीज बताएंगे आप, हम लोगों ने एचआर में पढ़ा था कि जो मैस्लो की हायरार्की है वो सीक्वेंशियल अप होती है, कि अगर एक उसकी नीड पूरी हो जाती है तो वो नेक्स्ट नीड में जंप करता है। आपको याद है ये बात मेरी? अब उसने एक और कोई थ्योरी आई थी, फिर उसने कहा था कि ये जो 5 नीड है, 5 नीड की जगह उन्होंने 3 ग्रुप बना दिए थे और नीड को 6 कर दिया था। और उन्होंने बोला था कि कस्टमर किसी भी स्टेज में कहीं पर भी जा सकता है, उसको सीक्वेंशियल जाने की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने क्या कहा था, स्टीम वाली को कितने पार्ट कर दिए थे? 6 पार्ट। और अब 6 हो गए, तो फिर 1, 2 और 3। कौन सी थ्योरी थी, कुछ याद है? ERG थ्योरी, ERG थ्योरी। क्योंकि देखिए अगर आपको फर्स्ट पेपर दोबारा देना है तो ये छोटी छोटी जो हमें रिकॉल नहीं हो पाई थी उस एग्जाम टाइम में, अगर हम 2-3 बार उसको रिवाइज करेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम में हमें कंफर्ट पोजीशन में लेके आएगा ये। ठीक है, तो इसलिए मैंने रिवाइज करा दी यहाँ पे। तो उसने बोला कि वन नीड इज फुलफिल्ड, पर्सन सीक्स टू फुलफिल द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट वाइड स्प्रेड वर्जन of the Maslow hierarchy of needs include 5 motivational, ये motivational needs हैं, often depicted as hierarchical level within a pyramid. His 5 stages model can be divided into, अभी आ गया, physiological, safety, social, esteem और self actualization. The need are set to motivate people when they are unmet, और ये कहता है कि जो द नीड्स आर सेट टू बी मोटिवेट पीपल व्हेन दे आर अनमेट। जब तक उसको नहीं मिला वो चीज तब तक वो मोटिवेट होगा उससे। अब जब उसे मिल गया है तो उसके कहने उस रीजन से मोटिवेट नहीं होगा। ऑल्सो द नीड टू फुलफिल सच नीड्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर विद द लॉन्गर द ड्यूरेशन दे आर डिनाइड। क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई चीज हम मना करते जा रहे हैं, मना कर रहे हैं, नहीं देंगे नहीं देंगे, तो वो आइटम को लेने के लिए उसका मन और ज्यादा करता है कि नहीं अब तो मुझे लेना है। ठीक है, वन मस्ट सेटिस्फाई लोअर लेवल बेसिक नीड्स बिफोर प्रोग्रेसिंग ऑन टू मीट हायर लेवल ग्रोथ नीड्स। वंस दीज नीड्स हैव बीन रीजनेबली सेटिस्फाइड वन मे बी एबल टू रीच द हाईएस्ट लेवल कॉल्ड द सेल्फ एक्चुअल। और ये ऐसे करके हायरार्की में every person is capable and has the desire to move up in the hierarchy towards the level of
तो उनको सबको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये ग्राफ तो हमने डिफाइन कर दिया है, इसमें दोबारा देखने की जरूरत नहीं है कुछ ऐसा। हाँ, अब उसने बैंकिंग के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बना दिया कि जो उसकी हायरार्की है बैंकिंग के अकॉर्डिंग वो कौन से प्रोडक्ट हैं, कैसे काम करेंगे। तो देखिए क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड में उन्होंने पहले पहले ग्रुपिंग क्या करी है, कोर सेविंग अकाउंट सबसे बेसिक नीड है। अगर आप बैंक कोई आ रहा है तो 3 पार्ट के लिए आ रहा है, 3 वर्क के लिए। क्या क्या है, कोर सेविंग अकाउंट, पर्सनल एक्सीडेंट कवर और हाउसिंग लोन, यानी इन डिपॉजिट के लिए, इंश्योरेंस के लिए और हाउसिंग लोन के लिए। अब उसको ये 3 चीज जब मिल जाती हैं तब वो सिक्योरिटी सेफ्टी की बात करता है कि ये जो सेविंग बैंक है इसको कन्वर्ट कर दिया उसने कहाँ पे, रिकरिंग और एफडी में। ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर में क्या एक्सटेंड कर दिया उसने, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, एंडोमेंट प्रोडक्ट, मतलब वैरायटी बढ़ने लग गई। फिजियोलॉजिकल नीड में है कि बस मुझे इंश्योरेंस चाहिए, सिक्योरिटी सेफ्टी में वो कौन से टाइप का, और ऐसे ही टैक्स प्लानिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट भी चाहिए। ठीक है, अब आता है सोशल नीड में। सोशल नीड में उसे लोगों को दिखाने के लिए क्या चीज चाहिए, कंज्यूमर लोन लेगा तो टीवी वगैरह परचेज करेगा, पर्सनल लोन लेगा कहीं घूमने जाएगा, हाउस से होम लोन लेगा तो होम लोन लेने में क्या है, वो उसको अच्छा मकान मतलब थोड़ा अप लेवल का उसे वो चाहिए, और कार लेगा, कार लोन लेगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर इंजीनियर सब लोन लेते हैं, वो सोशल नीड के लिए लोन लेते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कवर टैग्ड विथ, अब टैग टू अब अलोंग क्या मतलब हुआ इसका, कि एक तो ऊपर इंश्योरेंस प्रोडक्ट था, यहाँ पर ये जो जितने भी लोन्स हैं इनको टैग करते हुए। ठीक है, रिटेल गोल्ड लोन, गोल्ड कॉइन है, गोल्ड लोन नहीं गोल्ड कॉइन परचेज करना। ठीक है, हेल्थ पॉलिसी, सेल्फ ऑफ फैमिली, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। अब मुझे आप लोग अपने अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आप एज ए बैंकर इसमें से कौन से नीड पर हैं, अभी तक तो सिर्फ सोशल नीड्स फिजियोलॉजिकल पड़ी पे है। हैं। नहीं सर, सोशल। सब लोग मेरे ख्याल से सोशल नीड में है इसमें। ठीक है, गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, घूमने जाते हैं ना। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा आगे आ रहे हैं, एस्टीम नीड में, स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सेकंड हाउसिंग लोन, होम इम्प्रूवमेंट, होम डेकोर। तो ये जो स्टीम नीड है, देखो घर तो बन गया है लेकिन आप उसमें क्या करें, ऐड ऑन कर रहे हैं। आपको घर की जरूरत नहीं है, घर को या तो आप सेकंड हाउसिंग लोन ले रहे हैं, एक और फ्लैट ले रहे हैं, या उसी में वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका किस में आ गया, एस्टीम नीड में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है, बोलिए क्या है, पेंशनर्स लोन, जो कि है ही नहीं अब है। आप में से कोई ऐसे हैं जो पेंशन वाले हैं, पेंशन एलिजिबल वाले, मीना जी के अलावा? मेरे अलावा कोई नहीं होगा सर। यूट्यूब पे पूछते हैं प्रश्न कैसे बनते हैं ये बताना। मैं हमेशा जब ये वर्ड टेक्स्ट टू टेक्स्ट रीडिंग कर रहे हैं हम, तो उसमें हमेशा मैं ये बताता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो जहां मैंने बोला इसमें से, उसको चाहे आप पेंसिल से मार्क कर लें, उसको रिवीजन में टेकअप करें फिर से। ठीक है, तो अब ये एनपीएस वाला जो स्कीम है ना, इसका कोई मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट शायद आएंगे नहीं। ठीक है, चलो, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मतलब क्या है, अब क्या है, सब कुछ हो गया है, मीन्स सोशल नीड के अलावा एस्टीम नीड भी हो गई, दो दो मकान बन गए, सब वो रिटायर हो गया। अब तो रिटायरमेंट के बाद अब रिटायरमेंट वाली जो देख रहे हैं, भाई अब कुछ नहीं चाहिए, भाई ये चीजें मिल जाए मेरे को, पेंशन रोल मिल जाए, रिटायरमेंट सोल्यूशन मिल जाए और सीनियर। तो इसी तरह से उनकी एज को भी डिफाइन करते हुए, ठीक है, कोई 21 ईयर का अगर आपके पास लोन लेने आता है तो कौन सी नीड के लिए आएगा, सोशल नीड के लिए सर। 21 का,
फिजियोलॉजी नीड के लिए सर। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग आंसर होगा फिजियोलॉजिकल। अच्छा, वो ये जो फिजियोलॉजिकल नीड उसकी उसकी सेल्फ बॉडी के लिए नहीं है, वो बैंक में कौन सी, तो बैंक की सबसे बेसिक सर्विसेज हैं, वो फिजियोलॉजिकल नीड है। वो अकाउंट खुलवाने आ रहा है आपके पास, ठीक है, छोटा मोटा कोई इंश्योरेंस कवर कराने आ रहा है, ठीक। तो ये मैस्लो के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को कैटेगराइजेशन किया, ठीक है। अब ये जो सामने आ रहा है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका, सर्विस क्वालिटी इज व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम बैंक्स एंड हैज डिफरेंट डायमेंशन। और जिन्होंने मार्केटिंग वाली हमारी क्लासेस ले रखी हैं, उसमें ये सब चीजें वहां हमने कवर की हैं कि प्रोडक्ट का एक चैप्टर है उसमें, मार्केटिंग में। तो प्रोडक्ट का चैप्टर है, और यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट वो करें, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे सर्विस प्रोडक्ट है। तो सर्विस क्वालिटी इज व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम बैंक and has different dimensions. Following are the sum of the requirement expectation of the customer about the service quality of the। तो जो सर्विस क्वालिटी है, वो सर्विस बेसिकली कैसा प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, इंटेंजिबल। तो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ये इंटेंजिबल प्रोडक्ट टेंजिबल बना दो, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं आपको, कस्टमर आपके पास आया और कस्टमर ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि मेरा बैलेंस बता दे, काइंडली टेल मी माय बैलेंस इन दिस सेविंग बैंक अकाउंट। तो आपने उसको उसका अकाउंट देखा और उसको बैलेंस बता दिया। ये जितना काम हुआ, ये टेंजिबल है इंटेंजिबल है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल है। अच्छा, कस्टमर एटीएम मशीन में आया और उसने एटीएम कार्ड डाल के बैलेंस चेक कर लिया, ये क्या है? सर्विस तो इंटेंजिबल होता। इंटेंजिबल है, ठीक है। अच्छा, कस्टमर आया, ब्रांच मैनेजर के पास आया, ब्रांच मैनेजर ने उसे बैठाया और उसके हालचाल पूछे, उसे एक चाय भी पिलाई, उसका बैलेंस भी बताया, ये क्या है? ये टेंजिबिलिटी है, मींस। लेकिन उसको ऐसा लगना चाहिए कि सब काम हवा में नहीं हो रहा है। अदरवाइज तो बैलेंस इंक्वायरी के लिए मोबाइल से, व्हाट्सएप से भी इंक्वायरी हो जाता है। अगर आप मोबाइल से इंक्वायरी कर रहे हैं तो प्योरली इंटेंजिबल है। तो वो कहता है कि मुझे जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो डिस्पाइट हैविंग इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज, उसको टेंजिबल बनाओ। तो क्या बोल रहा है? अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, मीन्स जैसी वो ब्रांच में एंटर करे तो वहां पे ड्रिंकिंग वाटर हो साफ साफ, वहां पे मशीन साफ साफ लगी हो, पर्सोनल एंड कम्युनिकेशन मटेरियल हो, ठीक है। आर बैंक्स फैसिलिटीज एट्रैक्टिव हैं या नहीं है, ये टेंजिबल बना रहा है। इज माई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इजी टू अंडरस्टैंड, ये टेंजिबल बना रहा है चीजों को, ठीक है। तो वो बोलता है कि सर्विस प्रोडक्ट हमारा टेंजिबल हो। दूसरा, रिलायबल हो, ठीक है। एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रोमिस्ड, जैसा प्रॉमिस किया गया वैसा ही मिले। वेयर एन ऑफिसर सेज दैट अमाउंट विल बी सैंक्शन इन 2 days, डज ही फॉलो अप द इन्फॉर्म द स्टेटस, ठीक है। अब आपके नेशनलाइज बैंक में या पीएसयू में जब वो कस्टमर अप्लाई करके चला जाता है, ठीक है, तो वो वेट करता रह जाता है, कोई फोन नहीं आता, ना सैंक्शन का आता ना रिजेक्शन का आता है। प्राइवेट बैंक में जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, इमीडिएटली एप्लीकेशन नंबर आता है और रोज सुबह उसका स्टेटस बताता है, ठीक है, कि आज आपका ये इनिशिएट हो जाएगा, कल आपका लीगल हो जाएगा। और जब सैंक्शन होता तो मैसेज। तो उन्होंने उस सर्विस को टेंजिबिलिटी में ला दिया, और वो टेंजिबिलिटी जो आई है, जो रिलायबिलिटी है, जो प्रॉमिस किया था, उसको देखते हुए है। इज माई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एक्यूरेट, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रेस्पॉन्सिवनेस, विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस, ठीक है।
तो वो अलग अलग बात है, पीएसयूज में कस्टमर का इतना नंबर ऑफ कस्टमर्स इतना ह्यूज होता है कि ये हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन जितना भी हम कर सकते, व्हेन देयर इज ए प्रॉब्लम विद द बैंक स्टेटमेंट डज द बैंक रिजॉल्व द इशू क्विकली, ये रेस्पॉन्सिवनेस है। प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, रिजॉल्व कीजिए। आर द चार्जेज विच आर डेबिटेड रॉन्गली आर रिक्रेडिटेड, यानी रिवर्स हो गई नहीं होगी। एश्योरेंस, अब एश्योरेंस में क्या चीजें आई देखो, कॉम्पिटेंस, कर्टसी, क्रेडिबिलिटी, सिक्योरिटी। वन क्वेश्चन, कॉम्पिटेंस, कर्टसी, क्रेडिबिलिटी, सिक्योरिटी। तो कॉम्पिटेंस में क्या है, पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड स्किल। आपका स्टाफ वो होता ना, जब कंप्यूटर आए थे तो कई हमारे स्टाफ ऐसे ऐसे करके करते थे, पुराने सीनियर, कुछ लोग सीख गए थे, कुछ लोग देर से गए, तो वो एक पॉइंट है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का एश्योरेंस के। कर्टसी, पोलाइटनेस, बड़ी प्रॉब्लम है इस बात से, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, कंसिडरेशन, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस अबाउट द सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो ट्रस्टवर्दी है। सिक्योरिटी, फ्रीडम फॉर एनी रिस्क। तो इन चीजों का, 4 चीजों का एश्योरेंस मिलना है। अब आता है एम्पैथी। एम्पैथी में पहला बहुत क्या है, एक्सेस, अप्रोचेबिलिटी एंड ईज ऑफ कॉन्टैक्ट। भाई एम्पैथी तभी काउंट होगी जब आप, सब कुछ आपने अच्छा किया हुआ लेकिन वो प्रोडक्ट उसको पता ही नहीं। दूसरा, कम्युनिकेशन, कीपिंग कस्टमर इन्फॉर्म इन लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड। तो एम्पैथी का मतलब होता है उसके फेवर के लिए कुछ करना। एक होता है सिंपैथी, कि मेरी सिंपैथी है उसका काम हो जाए, ठीक है। एम्पैथी क्या है, कि वो जो जो सिंपैथी है उसको फंक्शनल में लाना। तो फंक्शनल में कब आएगी, जब आप उसे एक्सेस देंगे, कम्युनिकेशन देंगे, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, मेकिंग एन एफर्ट टू नो कस्टमर्स एंड देयर नीड्स, ठीक है। सिंपैथी में तो बस हाथ बांध के बैठे हुए हैं, ऐसे करके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि बस उसको खाना मिल जाए। एम्पैथी में आप उसको करेंगे कुछ, ठीक है। सिंपैथी अच्छी है या एम्पैथी अच्छी है? एम्पैथी सर, एम्पैथी। एम्पैथी अच्छी है, ठीक है। सिंपैथी तो कोई भी रख सकता है, एम्पैथी रखनी चाहिए। कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फेक्शन लेवल। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कस्टमर। द सेटिस्फेक्शन विल इमेनेट आउट ऑफ द कस्टमर्स एक्सपीरियंस। तो ये जो उसका सेटिस्फेक्शन कहाँ से चेक होगा, कि जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है आपसे, ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय डिफरेंट बैंक। द एक्सपीरियंस मे वेरी अक्रॉस बैंक्स, लाइक पब्लिक, हर एक जगह अलग अलग है उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है। हमारे वहाँ तो क्या है, नेशनलाइज बैंक में अगर उसका 3 चक्कर लगाने में भी पासबुक प्रिंट हो जाए वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। प्राइवेट बैंक में अगर उसके 10 मिनट के बाद मेल नहीं आया तो सेटिस्फाई नहीं होता। तो वो क्यों है, कि वो डिफरेंट, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, उसी स्टैंडर्ड से वो सेटिस्फेक्शन लेवल को डिसाइड करता है। A study conducted by leading research agency, the past measure of the customer service quality as reflection of meeting customers' requirement revealed the following interesting finding. क्या चीजें हैं, पहले इन्होंने कुछ इतने कस्टमर्स पे वो किया, और अबाउट 4000 कस्टमर हु हैव अवेल्ड होम लोन एंड अबाउट इतना हु हैव क्रेडिट कार्ड। ऑब्जेक्टिव स्टडी टू मेजर द कस्टमर सर्विस क्वालिटी ऑफ द बैंक, क्रिएटिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑन सर्विस क्वालिटी एंड मेजर द। तो इन्होंने मेजर किया, द मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन वाज मेड ऑन द 3 बेसिक पैरामीटर। कौन कौन से, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, एडवोकेसी एंड लॉयल्टी। एक तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है कि मतलब कि बिल्कुल पक्का संतुष्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है, एडवोकेसी है, उसकी वकालत कर रहा है। तीसरा क्या, लॉयल्टी। लॉयल्टी एक ऐसी चीज है जो सेटिस्फेक्शन नहीं भी होता तो भी चलती है। जैसे कई कस्टमर्स हैं, कितने ही आप उनको कुछ बोल दो, गलत कह दो, लेकिन अपना डिपॉजिट नहीं लेके जाते हो, ठीक है। द रेटिंग शो हेल्दी ओवरऑल परफॉर्मेंस बाय द इंडस्ट्री। रेटिंग ऑफ द 3 overall measures
are above 80% satisfaction for all three product segment. तो क्या बोलता है इसमें? When asked how their experience with their bank had changed in last 1-2 year, 2/3 customer said it has improved a lot. Means every year कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह काम अच्छा हो जाए और कस्टमर को हो गए. Almost 9 out of 10 saving bank account or home loan account customer find excellent value in the respective bank offering. The score is significantly. तो उसने कहा बैंकिंग में तो ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ये आउट ऑफ 10 9 ने बोला क्रेडिट कार्ड की सर्विस बेकार है, लेकिन सेविंग बैंक की सर्विस अच्छी है. ऑन द सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक लीड in saving bank and credit card, whereas public sector leads in home loan and foreign bank in home loan and credit card. तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि प्राइवेट बैंकों का सेविंग बैंक का करंट अकाउंट बढ़िया चलता है, उनके एटीएम प्रॉपर चलते हैं, उनकी इंटरनेट बैंकिंग चल रही है, उनका स्टेटमेंट आ जा रहा टाइम से, कस्टमर केयर ऑफिसर की कॉल आ जाती है. लेकिन होम लोन में क्यों? रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिसगाइड, ओवर चार्जेज. ठीक है, तो इसी तरह पब्लिक सेक्टर बैंक का होम लोन अच्छा है. क्यों? बस लेने में ही 2 महीने लगे थे, और जब से 2 महीने से लिया हुआ है खाते से कट जाता है, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कोई चार्जेस भी नहीं लगाते हैं, परेशान भी नहीं करते. ठीक है. बैंक वर रैंक्ड इन 3 क्लस्टर्स. अब यहाँ पे क्लस्टर आ गया, और हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्राटा और क्लस्टर. अच्छा, स्ट्राटा क्लस्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं आया था क्या? आया था सर, आया था. क्या था क्वेश्चन? एक रिगार्ड सर. जब मैं पढ़ा रहा था मैंने बोला था ना कि इसमें से क्वेश्चन आएगा. हाँ सर, हाँ वो होमोजीनियस वाला कुछ ऐसे आया था, वो तो तब पढ़े गए थे, याद था मतलब. चलो, बड़ी समस्या है, हमें पता नहीं रहता हम वहां कौन सा आंसर करके आए ना. आंसर की देनी चाहिए उन्हें. क्वेश्चन नहीं दे तो आंसर की दे दे हमको कि भैया हमने इस क्वेश्चन का ये आंसर किया ना. और सर वो एक जैसे लगते हैं, जो वो पूछता है ना वो इस तरीके से घुमा देता है कि वो क्लस्टर भी लगेगा, स्ट्राटा भी लगेगा, है ना. उसमें से कौन सा क्या है ये, तो यही इसीलिए तो कला. मैंने बोला था वो क्वेश्चन आता है बार बार, हाँ आता है सर, आया था, इस बार भी आया था. और मैंने कोशिश भी करी थी समझाने की आपको कि भाई ये चीज होती है क्लस्टर और ये चीज मैंने होती है. बिल्कुल सर, मैं नहीं समझता मेरा वो सही होना चाहिए, क्यों आपने जो फिगर बनाई थी ना वो याद थी माइंड में उस टाइम. हाँ, हाँ. सर चलो, अच्छी समझ तो बात है. था, लेकिन हाँ, क्वेश्चन में ना ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट कर देते हैं. तो कहीं हमारी कमी है, इसका मतलब हम उसको उसके लेवल पे नहीं जा पा रहे ना. नहीं ऐसा नहीं है, सिंपल चीजों को इतना घुमा रहा है. अरे उसको उसको वो रखना है ना कि कितने % लोग मुझे पास करने हैं. हाँ इसीलिए सर करता. चलो, banks were ranked in a 3 cluster and ranked according to index score in each cluster. Public sector bank had lead across cluster in the home loan. तो आप देखो क्लस्टर में क्या किया है, यहाँ पे कितना सटीक एग्जांपल है. क्लस्टर देखना जरा कितना सटीक है, देखना. पहला क्लस्टर उसने बनाया प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक का. दूसरा बनाया उसने प्राइवेट का. तीसरा बनाया उसने फॉरेन का. फॉरेन बैंक. हाँ, अब ये बताइए इनके कस्टमर बेस और इनके होमोजीनियस कस्टमर बेस इंट्रा. क्या खास बात होगी? एक पब्लिक क्लस्टर बनाया, एक प्राइवेट क्लस्टर बनाया, एक फॉरेन क्लस्टर बनाया. ठीक है. स्ट्राटा में जो होता है विद इन ग्रुप होमोजीनियस होते हैं, विद इन ग्रुप होमोजीनियस होते हैं. ठीक है. अब पब्लिक सेक्टर में भी आपको लो बहुत गरीब आदमी मिलेगा, थोड़ा उससे ऊपर मिडिल क्लास और अमीर आदमी मिलता है. मिलता नहीं मिलता? हाँ मिलता. तो ये सारे वैरायटी हेट्रोजीनियस हैं. ऐसे ही इसमें भी होगा. क्या होगा? हेट्रोजीनियस होंगे.
ऐसे ही इसमें भी हेटेरोजीनियस होंगे, लेकिन जब हम इनका ऐसा पीस निकालेंगे तो वो एक ही सिमिलर होगा, दूसरा पीस निकालेंगे सिमिलर होगा, तीसरा पीस। तो उसने 3 क्लस्टर बना दिए इसमें, ठीक है, और उसमें अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग रैंकिंग सेटिस्फेक्शन लेवल आ गए अमंग ऑल द टच पॉइंट का मतलब चैनल ऑफ इंटरेक्शन, चाहे वो मैन टू मैन हो, चाहे मशीन हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे मोबाइल कॉल हो, of the customer within bank branch interaction and communication are seen to be the key driver of the index of। तो जिससे भी वो बात कर रहा है, जब वो ऑनलाइन खोल रहा है तो उसका ओटीपी नहीं आ रहा है, परेशान हो जाएगा। ब्रांच में जा रहा है तो उसने कहा आज छुट्टी में कल आना, परेशान हो गया। तो अगर उससे बात करने वाले लोग हों, इंटरेक्शन हो जाए उसका, तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, और इंटरेक्शन नहीं होता है वेरी मच डिससेटिस्फाई होता है, ठीक है। लेट अस नाउ सीक द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कस्टमर विद रिगार्ड टू और टू मेन रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट, सेविंग बैंक एंड होम लोन, इन केस ऑफ साउथ बेस्ड पब्लिक सेक्टर बैंक विच केम सेकंड इन द रैंकिंग। समझ में आई बात कि जो हमारे सेविंग बैंक एंड होम लोन के केस में साउथ वेस्ट जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सेकंड आए रैंकिंग में। इसका मतलब वहां क्या है, इंटरेक्शन लेवल कैसा है वहां पे, गुड है, अच्छा है, ठीक है। सर्विस क्वालिटी में सेविंग बैंक में सबसे बड़ा आया पॉइंट, अभी हमने डिस्कस किया था, टच पॉइंट एक्सपीरियंस, ब्रांच लेआउट एंड कैश ट्रांजेक्शन, सेविंग अकाउंट, ब्रांच नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश में मान लिया आपने एसआई लगानी है, ठीक है, ईसीएस का है, चेकबुक का है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं उसके अकाउंट के साथ, वो आप उसकी इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं, ठीक है। 6 प्रॉब्लम इंसिडेंस रिकरेंस, की प्रॉब्लम कब कब होती है और कितने बार रिपीट होती है। वेरी लो प्रॉब्लम इंडिकेट जस्ट लाइक द इंडस्ट्री, वेरी लो प्रॉब्लम इंसिडेंस जस्ट लाइक द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में भी क्या होना चाहिए, इंडस्ट्री में भी क्या होता है, कम से कम प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो वो उसी तरह से की परफॉर्मेंस केपीआई बोलते हैं इंडिकेटर। सेविंग बैंक अकाउंट एक्टिवेशन टाइम, अच्छा आजकल स्टेट बैंक में या किसी भी बैंक में करंट अकाउंट क्या 5-6 डेज में खुल रहा है? हाँ, ऐसा क्यों करा होगा? वो डिपॉजिट नहीं कर सकता तब तक? They नहीं, can ऐसा deposit but cannot withdraw. अच्छा, डिपॉजिट कर लेगा लेकिन विड्रॉ नहीं कर पाएगा। They cannot till the scrutiny is done by ALCs. डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होगी जब तक वेरीफाई नहीं हो जाएगा तब तक उसका अकाउंट ऑपरेट नहीं होगा। No, डिपॉजिट कर you सकता है, cannot withdraw issue check on net banking also. एलसीपीसी कॉन्सेप्ट हो गया सर, सारे ना सेंट्रलाइज सर्किल की वो है एलसीपीसी, उसमें जाते हैं, वहां पे फिर स्क्रूटनाइज होंगे, वहां से फिर उसकी चेकबुक डिस्पैच होगी, तो इस वजह से उसमें टाइम लगता है। अच्छा, अब ब्रांच में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, अब सेविंग का Document करंट has to अकाउंट। be dispatched to LCPC on the same day after account opening for scrutiny. हाँ ठीक है, ये तो मेरे सामने हो गया था। ये बस ये यही ये है जो सर। है बीपीआर का प्रोजेक्ट था, जी सर, ये जी सर। एलसीपीसी वाला कॉन्सेप्ट ना बीपीआर से इनिशिएट हुआ था। ये हुआ था आज से लगभग 20 ईयर पहले, ठीक है। अब वो फंक्शनैलिटी में आया है प्रॉपर। कैनरा बैंक नेक्स्ट में है, 1 महीने हाँ, पहले से, केनरा बैंक में कब हुआ? 1 महीने पहले से। अच्छा, 1 महीना पहले हो, ठीक है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वेलकम किट रिसीट टाइम कितने दिन में, क्लोज टू 90% रिसीव वेलकम विद इन 4 मिनट। तो ये वाला वही पॉइंट है, अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आपको सब चीजें मिल जाए। वेलकम किट तो इमीडिएट मिल जाती है ना आजकल। अकाउंट तो उसी से खुलता है सर, वेलकम किट ही होता है, लेकिन और Because of उसमें चेकबुक एटीएम नहीं desktop. मिलता उसको इमीडिएट।
चेकबुक सर वहां से सेंट्रलाइज उससे बन के आता है, अपने आप डिस्पैच होके आता है अच्छा, और ब्रांच में, एटीएम? वो वहीं से सारा, मतलब वो एटीएम का या सेविंग बैंक का तो वहीं मिल जाएगा सारा। और वो चेकबुक इतना, लेकिन वो जो मल्टी सिटी चेकबुक है ना, वो ठीक वहां ठीक, से समझिए, मतलब जो स्पेशल पर्सनलाइज चेकबुक होती है वो वहां से हाँ मिलती है उसको। वहां से मिल अभी के तो आता हाँ, लगभग बंद कर दिया। अच्छा, सबकी वहीं से आती है। है। बस बस। ठीक है। कस्टमर माइंड स्पेस, अब देखो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, बड़ा अजीब सवाल है। कस्टमर माइंड स्पेस इमेज मैप, तो ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। द पीएसयू बैंक डिफरेंशिएटेड ऑन प्रॉब्लम रिजोल्यूशन एंड डिलीवरिंग ऑन प्रॉमिस अमंग्स इट्स कस्टमर। तो अब पीएसयू बैंक डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? हर बैंक का अपना अलग अलग प्रॉब्लम रिजोल्यूशन है, ठीक है, और वही जो उसका एक्शन है उसी को कस्टमर अपने माइंड में एक इमेज बनाता है। अरे, पंजाब नेशनल बैंक जा रहे हो, 5 दिन लगेंगे कम से कम। स्टेट बैंक जा रहे हो, 10 दिन लगेंगे। हैं? चलो, बात समझ गए ना? कस्टमर माइंड स्पेस या इमेज मैप, जैसा उसको एक्सपीरियंस मिलता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो उस बैंक के लिए इमेज बना देता है, ठीक है। फर्दर मेजर्स नीडेड टू एनहांस सर्विस क्वालिटी, तो क्या करना चाहिए हमको? ये जितने हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं ना, जब आज से आप 2 ईयर बैक ट्रेनिंग करने जाते थे तो हर ट्रेनिंग में ये सब चर्चाएं होती थी, नहीं होती थी। लेकिन यस सर। यहाँ पर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसकी, तो थ्योरी और जो वो कहते थे उस चीजों को मिला के हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। द स्टडी सजेस्टेड द फर्दर मेजर टू इम्प्रूव द सर्विस क्वालिटी टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड टू सेविंग बैंक। सेविंग बैंक के लिए क्या है? नीड टू इम्प्रूव ट्रांजेक्शन टाइम एट ब्रांच। जहां मैं हूं वहां कस्टमर का काम 5 मिनट में हो जाता है। कोई बताएगा क्यों हो जाता है? मतलब 5 मिनट में वो कैश विड्रॉल भी करता है तो मिलेगा। Speed, बोलिए। speed and accuracy. फिर से बोलिए, रिपीट करिए। Speed and accuracy. हाँ, स्पीड एंड एक्यूरेसी है, लेकिन हमारे वहां 5 मिनट में इसलिए होता है कस्टमर वॉक इन नहीं है, मीन्स क्यू नहीं बन रही, कस्टमर ही नहीं है। तो जब क्यू नहीं बन रही है तो उसको जल्दी से काम हो जाता है। तो और उसके बाद वही कस्टमर अगर नेक्स्ट डे विल गो टू द स्टेट बैंक जहां पे आधा घंटा कम से कम लगेगा, तो कहेगा यार वो बैंक तो अच्छा है, वो बैंक खराब है। लेकिन वो प्रॉब्लम उसे नहीं पता क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ठीक है, यूट्यूब में पूछ रहे हैं कि सीआईबी के बाद कौन सा एग्जाम देना चाहिए। सीआईबी के बाद रिस्क मैनेजमेंट का आप कर सकते हैं, ट्रेजरी वाला कर सकते हैं, नॉलेज के लिए साइबर सिक्योरिटी का कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 कोर्स आप कर सकते हैं, और बहुत पढ़ना पसंद करते हैं तो आईआईबीएफ का एमबीए जो इग्नू से कराता है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सर ट्रेजरी मैनेजमेंट के लिए कि बैंक से परमिशन लेना है? परमिशन सारे कोर्स के लिए लेना पड़ता है। परमिशन लेने का मतलब आप इंटीमेट भी कर दोगे ना, भले ही परमिशन ना आए तो बैंक आपको कुछ कहेगा नहीं, मान लेगा परमिशन, साइलेंट परमिशन, ठीक है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम ट्रेजरी के ट्रेजरी है, रिस्क मैनेजमेंट है, उनको आप देख लेना। फॉरेक्स का है। चलिए नेक्स्ट, ब्रांच ऑफरिंग नीड टू बी रीलुक्ड एट इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ सर्विस। तो सेविंग बैंक के जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से, क्या क्या रेंज है, इन लाइट ऑफ पीपल रिलेटेड ड्राइवर्स बीइंग सीन एज ड्राइविंग ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो अब आप एक यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि
जो सर्विसेज ऑफर्ड है, हेलो, ठीक है। साउंड ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं, नहीं अभी सर, ठीक है। No, हो रहा अच्छा, आप समझिए किसी का माइक से प्रॉब्लम हो रहा है। किसी के माइक से प्रॉब्लम हो रहा है सर। ठीक, चलो। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सेविंग बैंक में एक जो उसको सर्विसेज ऑफर्ड हो रही हैं, रेंज ऑफ सर्विसेज, तो उसी से वो वही उसके सेटिस्फैक्शन के ड्राइवर हैं, उसी से वो एक्सपेक्ट करता सब कुछ। लैक ऑफ एडिक्वेट चैनल्स इज फेल्ट बाय द कस्टमर in addressing his needs, need to relook at current channel and their ease of access uses of for the customer. नेक्स्ट आया होम लोन। होम लोन में क्या चीज है? तो होम लोन में क्या है? PSU बैंक इंडेक्स इज अबव द एवरेज फॉर द क्लस्टर इज बिलोंग्स टू। PSU को होम लोन में अच्छा है। ड्राइवर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन किन की वजह से होता है? ड्राइवर ऑफ सेटिस्फेक्शन होना कि कौन सी वो चीजें जिससे सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टच पॉइंट, कि जो कस्टमर है आपका वो कहाँ कांटेक्ट करता है, ATM पे, इंटरनेट पे या ब्रांच में, तो वो चीजें अच्छी करो आप। प्रोडक्ट फीचर एंड कम्युनिकेशन सीन टू बी ड्राइविंग ओवरऑल एक्सपीरियंस द मोस्ट। तो सेटिस्फैक्शन के ड्राइवर कौन से हैं? कि आप क्या करिए, जो इंपॉर्टेंट टच पॉइंट है उनको इम्प्रूव करिए, आइडेंटिफाई करिए, प्रोडक्ट फीचर को करिए और कम्युनिकेशन को ठीक करिए। ओवरऑल मेजर, at an overall level, bank scored above public sector banks average across touch point. तो टच पॉइंट पे क्यों अच्छा किया उसने? At an overall level, bank scored above public sector banks average across touch point. क्या कहना चाह रहा है इस सेंटेंस में वो? ये यहाँ पर कुछ वर्ड मिसिंग तो नहीं देखना जरा? बुक में ही ऐसा ही है, शायद वो प्राइवेट या फॉरेन कुछ हाँ, होता। पर प्राइवेट होना चाहिए था यहाँ पे शायद। ठीक है। एट एन ओवरऑल लेवल द बैंक स्कोर्ड अबव पब्लिक, तो अबव है तो कंपैरिजन में यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए, प्राइवेट या फॉरेन होगा। ठीक, ठीक है। I think they have आगे scored above average, like more than the touch points. द बैंक स्कोर्ड अबव पब्लिक सेक्टर बैंक्स एवरेज, तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए ना, फिर इस तरह से। एट एन ओवरऑल लेवल द बैंक स्कोर्ड अबव पब्लिक सेक्टर बैंक्स एवरेज अक्रॉस टच पॉइंट। ये यहाँ से कंप्लीट सेंटेंस यहाँ को कंप्लीट कर रहा है। अबव पब्लिक सेक्टर बैंक्स एवरेज अक्रॉस टच पॉइंट। चलो, होम लोन पैरामीटर परफॉर्म अबव PSB's एवरेज। इसको इसको एक हेडिंग को दोबारा करते हैं जरा। द PSB बैंक केम सेकंड in the ranking for service quality with regard to home loans. The important service parameters satisfied by the banks are, by the bank are listed. तो ये इंपॉर्टेंट सर्विस पैरामीटर सेटिस्फाइड हो रहे हैं होम लोन के अकॉर्डिंग। तो होम लोन पैरामीटर परफॉर्म अबव PSB एवरेज। कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन रिसीव फ्रॉम बैंक, ऑल स्कोर अबव PSB एवरेज। एक तो इसमें PSU बैंक कह रहा है, दूसरा पब्लिक सेक्टर बैंक कह रहा है। इसमें क्या फर्क है? कम्युनिकेशन चैनल्स एंड कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक all score above PSB average. Loan disbursement time, disbursement within 14 days window for the bank far higher than the industry average.
customer mind space or gap, image map. The banks differentiated on responsiveness and customer service amongst its customer. Important service parameters satisfied by the bank are listed below. PSU बैंक इन पैरामीटर पर कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, कस्टमर माइंड स्पेस में भी सेटिस्फाई कर रहा है, लोन डिसबर्समेंट टाइम में हायर देन इंडस्ट्री एवरेज है। ये इतने पॉइंट्स पे इसने ये बताया है कि कहाँ पे वो सेटिस्फाई कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, कहाँ पे वो बेटर पोजीशन में है, कहाँ पे वो खराब पोजीशन में है। ये इसने बताने की कोशिश करी होम लोन के मामले में। चलो, measure needed to enhance service quality. Enhance service, but to enhance the service quality, bank has to take the following initiative. Bank has to focus on strengthening performance across parameter. Bank has to pay special attention to range of product feature. Proactive customer communication needs to have the systematic approach. Systematic approach से मतलब हुआ कि सब automated type का चले उसमें. Customer friendly modules on branch network, new product, service need to be developed. Score comparatively lower on handling special request. Need to reorient employee towards the key aspect of the customer experience through training and review around service time. Next है, the study highlighted that existing product and service levels are satisfactory and above industry average amongst PSBs. Also highlighted the action areas the above segment from the bank side. तो ये इसमें कोई वही स्टडी करके उन्होंने अपनी फीडबैक दे रखे हैं इसमें, ठीक है। The above point indicate that the customer requirement with regard to the product and processes are generally met by public sector bank, and also indicate that there is always scope for improvement to meet the dynamic nature of the customer requirement. तो यहाँ पर स्टडी में वो पब्लिक सेक्टर बैंक को अच्छा बता रहा है कई मामलों में. For the above study analyzing customer expectation and the service quality offered by the different bank with regard to the saving bank and housing loan, the requirement of the customer from the banks are broadly detailed in the next paragraph. तो क्या क्या चीजें, कस्टमर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बैंक, कस्टमर क्या चाहता है, राइट प्रोडक्ट मिक्स, राइट चैनल मिक्स. ये मिक्स का मतलब समझते हैं आप, डिफरेंट एस्पेक्ट डिफरेंट फीचर के जो प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट टाइप से डिलीवरी जो होती है, डिलीवरी चैनल है, जैसे एटीएम है, ब्रांच है, तो मिक्स होना चाहिए. स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टाइम across product and adherence to the time prescription. Delivery of the promise with regard to the product, service or channel. Satisfactory service experience from the delivery channel. Effective communication about the different product. Transparent service charges. Good ambience. Ambience का मतलब ब्रांच का layout. Effective and time bound grievance redressal system. तो कस्टमर इतनी बातें जो है उसे चाहता है, ठीक है. मैं आपसे जब कह रहा था कि क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो पहली बात तो मैंने बोली ये लेट्स सम पे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, टेंजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस और एम्पैथी. तो एश्योरेंस में मैंने बोला था ये 4 चीजें हैं, कॉम्पिटेंस, कर्टसी, क्रेडिबिलिटी एंड सिक्योरिटी. इसमें से पॉइंट पूछ सकता है क्वेश्चन में आपसे, ठीक है. चलिए फर्स्ट का आंसर बताइए. द कस्टमर सेगमेंट हुज इनकम लेवल इज बिलो, आ गया देखो क्वेश्चन, 10 लाख से 50 लाख. मास एफ्लुएंट, नो अरे नहीं भाई, मास एफ्लुएंट, सुपर होगा. देखो बुक में देखो, चलो पीछे पलट के देखो, बुक नहीं होगी कई लोगों के पास. मास एफ्लुएंट 10 to 40 था ना उसमें, 50 10 to 50, ठीक है, 10 to 50 मास एफ्लुएंट, ठीक है.
तो मैंने आपसे बोला था इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता, देखो उसने आगे पूछ लिया क्वेश्चन। सर ये इतना लेवल, सर एक सेकंड, इसमें इतना बड़ा लेवल कैसे हो सकता है इनकम का? लाख में जैसे 50 लाख, 400 लाख, 4000 लाख, 1,25,000, इतना लेवल इनकम? 1,700 सब लोग बैंक करोड़। में ही थोड़ी जॉब करते हैं। नहीं सर, 1,20,000 लाख सर कितना हो जाता है? 1,20,00,000 के पैकेज होते हैं भाई। सर करोड़ भाई नहीं सर है वो सर, एक ये लाख में ऊपर जो है ना, हेडिंग लाख में दिया है सर। लाख में अब आप समझिए 1,000 4,000 लाख कितना होगा? 1 मिनट देखता हूँ। 1200 करोड़ होगा। नहीं 1,200 करोड़ नहीं है सर, लाख ऊपर लिखा है, रुपीज इन लैक्स। साथीनाथ जी आज आपका माइक गड़बड़ कर रहा है। माइक से डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ आपके वाले से ही हो रहा है। ओके सर, म्यूट कर देता हूँ इसे। सर पिछली बार नहीं क्वेश्चन जब आया बोलना था ये बोलिए। वाला सर, एग्जाम में है क्वेश्चन भी आया था पिछली बार ये। कौन सा? यही सर ये, मास एफ्लुएंट वाला। यस सर। अब देखो मैं तो एग्जाम देता नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। आता है तो सर, इसमें तो आया अब था क्वेश्चन पिछली बार। हाँ अब इसमें मीना जी का आंसर करते हैं मेरा। भाई किसी का एनुअल इनकम 2 लाख से 10 लाख है तो मास मार्केट हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं आप सब लोग मास मार्केट के पार्ट है या नहीं है? है सर। कुछ लोग मास एफ्लुएंट में होंगे, जो जिनका 1 लाख से ज्यादा सैलरी है लगभग, तो मास एफ्लुएंट में होंगे। और फिर ये जो 50 लाख वाला आया ना यहाँ पे, 50 ये लाख से आईटी के पैकेज है। 50 लाख से 4 करोड़ का एनुअल पैकेज, ठीक है। और फिर नीचे आ गया 4 करोड़ से लेकर के 40 करोड़ तक, एच एन वर्थ, हाई नेटवर्थ, 4 करोड़ से 40 करोड़। और आपके जो ये एक्टर होते हैं फिल्मों में, वो कहाँ आते होंगे? वो बेसिकली इसी कैटेगरी में आते हैं, है ना। 4 करोड़ से 40 करोड़ तक। सोनू सूद जी के पास कुछ मिला? उस, उसका सर चुटकुला था कि है ना, नहीं तो सरकार गरीब की हेल्प करती है, जो कर नहीं, और जो करता है ना उसको पकड़ लेती है कि तुमने हेल्प क्यों किया। हाँ, ये तो हमें करना था, हमें वोट मिलते इससे। बिल्कुल। हाँ जी, सेकंड का क्वेश्चन आंसर दीजिए। सेकंड, अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड थ्योरी, नीड्स में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, कौन सा नहीं है इसमें? फोर्थ वन नहीं है सर, हाँ, चौथा वाला नहीं है। अर्जेंट नीड नहीं। अब देखो कितना मतलब अच्छा क्वेश्चन बना दिया उसने। देखो ये क्वेश्चन भी आ गया, कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्विस क्वालिटी मेनली डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। किन चीजों पे डिपेंड करता है? ये चारों हैं या नहीं है? चारों है सर। एक और चीज थी कोई क्या? इन चारों के साथ एक चीज और थी कोई? एम्पैथी। 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 यस सर। ये ई वाला नहीं ना, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं बड़े आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो ये क्लास देख रहा है इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा, छूटेगा नहीं उसका, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ प्लस एम्पैथी भी रिक्वायर्ड है इसमें, ये वाला आंसर, ठीक है। फोर्थ का आंसर, डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट कोर सेविंग अकाउंट with some special feature to attract the customer, under which category customer है? बताओ। Physiological needs. हाँ, फर्स्ट नीड है, प्योर सेविंग बैंक अकाउंट चाहिए उसको। ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नहीं है, कोर सेविंग, बेस सेविंग बैंक अकाउंट चाहिए उसको, ठीक है। अच्छा,
ये बताओ कि सेविंग बैंक के साथ एटीएम, इंटरनेट, कैश पिकअप, इंश्योरेंस, अगर सब कुछ चाहिए तो कौन सा हो जाएगा? Value added service. Okay, okay. सेफ्टी होगा सर। नहीं है सेफ्टी। Social needs. सोशल नीड। बस। अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलूं कि मैं इसको भी यहीं लेके आता हूँ, आप एग्री करेंगे? Maybe ATM. क्योंकि मैं इसलिए इसको फिजियोलॉजिकल में डाल रहा हूँ कि ये सब बेसिक है आजकल, कोर सेविंग बैंक के बेसिक फीचर्स में ही आते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसमें ओडी दे दूं, एक ओडी और दे दूं इसमें, तब तब वो थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, ठीक है। और डिपॉजिट इंश्योरेंस दे दूं, डिपॉजिट इंश्योरेंस समझ रहे हैं, पर्सन का इंश्योरेंस नहीं, कि मेरा डिपॉजिट बचा रहेगा, तो कहाँ आ जाएगा ये? सिक्योरिटी सेफ्टी में आ जाएगा, सिक्योरिटी। ठीक है। तो ये भी हो गया। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करनी थी मेरे को। एक तो संडे में 3 क्लास होंगी, एक होगी 10 अराउंड, एक होगी इवनिंग में 6:30 अराउंड, और एक होगी 9:30 अराउंड, ठीक है। 3 क्लास में कुछ बड़े बड़े टॉपिक कवर करने का प्लानिंग है मेरा। और जो ई डिजिटल बैंकिंग वाला है, डिजिटल बैंकिंग के लिए भी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, लेकिन आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिनका ये पेपर निकलना है वो जी जान लगा दो, चाहे सिंगल निकलना हो चाहे एग्रीगेट में निकलना हो, ठीक है। जिनका फर्स्ट और सेकंड का कोई चांस नहीं है, कम मार्क्स रह गए 45 से, वो लोग प्रिपेयर करो, एग्जाम अपियर करो, 45 क्वेश्चन करके आना, एक्यूरेसी चेक करना, ठीक है। बस सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जिनको पास अगले बार भी होना है तो क्लासेस कंटिन्यू अटेंड करना। आपने इस बार 40 के आसपास आए हैं तो 10 मार्क्स बढ़ेंगे जरूर अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो, ठीक है। चाहे आप सेल्फ स्टडी से करें, चाहे आप किसी और चैनल से करें, चाहे किसी टीचर से पढ़ें, या आप खुद पढ़ें या हमारे साथ पढ़ें, लेकिन पढ़िएगा जरूर, ठीक है। और कल इवनिंग में 5 नंबर यूनिट कराऊंगा मैं कल नाइट में 5 नंबर यूनिट। और मंडे से हो सकता है ये क्लासेस जो है 2-2 स्लॉट में हो जाएंगी। तो मैंने आपको पूरा वो बता दिया। बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और डिजिटल स्कीम्स हैं, इन 2 स्कीम्स को आप कहीं ना कहीं से स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। गवर्नमेंट स्कीम यदि किसी साथी के पास होना तो ग्रुप में डाल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेटेस्ट यदि किसी के पास। अभी किसी ने डाला तो था, कल कल ग्रुप में डाला था ना किसी ने, नहीं सर, तेज जी ने डाल के, टुडे तो उनको देख लेना, ठीक है। हर्षिता पूछ रही है रिटेल का भी मैराथन क्लास होगा। बेसिकली रिटेल में मैराथन इसलिए रिक्वायर्ड नहीं होगा क्योंकि हमें इतने दिन का टाइम मिल रहा, हम ग्रेजुअली कर रहे हैं इसको, इसलिए मैराथन की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइमिंग मंडे से बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।